आतंकवाद। आतंक यानी आतंक फैलाना, डर पैदा करना, भय पैदा करना, ही आतंकवाद है। अब वो भय किस में पैदा किया जाएगा? लोगों में, ताकि लोग प्रशासन और शासन का सहयोग करना बंद कर दें। वो एक आतंकवाद की स्थिति है। आतंकवाद के कई रूप आपको दिखाई देते हैं या देखे जा सकते हैं। जैसे नक्सलवाद भी एक आतंकवाद का ही रूप है। किसी की हत्या करना, अपहरण, डकैती, लूट, मारना, ये सब आतंकवाद के ही रूप हैं। डर पैदा करने के ही रूप हैं। विस्फोट करना, बम से उड़ाना, ये सब आतंकवाद के रूप। अब आतंकवाद मुख्यतः कुछ व्यक्तियों के एक समूह द्वारा लोगों को निजी या सार्वजनिक संपत्ति एवं सुविधाओं के खिलाफ किया गया आपराधिक कार्य। आतंकवाद का उद्देश्य हिंसक कार्यों द्वारा समाज या राज्य से अपनी मांगें मनवाना है। इसका मूल सिद्धांत है जान माल को नुकसान पहुंचाने वाली आतंकवादी कार्रवाई बार बार की जाए, जिससे जनसाधारण में आतंकवाद के विरुद्ध प्रतिरोध की भावना खत्म हो जाए। जब आतंकवादियों की हिंसा और विनाश की बार बार की आपराधिक कार्रवाइयों से आम जनता में असुरक्षा की भावना पैदा होती है, तो सरकारें आतंकवादी कार्रवाइयों की रोकथाम और निर्दोष नागरिकों की जान माल की रक्षा में लगातार विफल रहने के कारण अपने आप पर विश्वास खो बैठती हैं। लंबे समय तक जारी रहने वाले आतंकवाद का गंभीर परिणाम यह होता है कि आम जनता, यहाँ तक कि आतंकवाद के प्रति विरोधी भावना रखने वाले तत्व भी अपनी सरकार में विश्वास खो बैठते हैं। इसका परिणाम होता है कि आर्थिक विनाश और राजनीतिक अस्थिरता तथा देर सवेर सरकार का पतन। इस प्रकार के समस्त घटनाक्रम से आतंकवादी अपनी स्वार्थ सिद्धि की आशा करते हैं। आतंकवादी वह है जो अपनी मांगे मनवाने के लिए चरम हिंसा का प्रयोग करके व्यक्ति विशेष, समाज या किसी सरकार पर दबाव डाले, अर्थात आतंकवाद से अपनी मांगे मनवाने के लिए बल प्रयोग। आतंकवाद का अर्थ और परिभाषा है। शाब्दिक रूप में टेरर शब्द लैटिन भाषा से है और रोमन समूह की भाषा में जड़ जमाने के बाद ये शब्द यूरोप की अन्य भाषाओं में प्रचलित हो गया। इस शब्द से व्युत्पन्न टेररिज्म और एक्ट ऑफ टेररिज्म अब बहुत प्रचलित हो गए। कपिता विचारकों ने आतंकवाद की व्याख्या सामाजिक खतरा उत्पन्न करने में समर्थ कार्य के रूप में की है। रोमानिया के प्रोफेसर दुलेस्कू के अनुसार आतंकवाद मूलतः संपत्ति और जीवन को भारी नुकसान पहुंचाने बम और ऐसी अन्य समर्थ युक्तियों अर्थात विस्फोटों के रूप में स्वयं को प्रकट करता है। आतंकवाद के सार तत्वों के संबंध में अपनी पुष्टि की व्याख्या करते हुए प्रोफेसर दुलेस्कू ने कहा कि समाज के सारे राजनीतिक और कानूनी संगठनों ने हिंसक विध्वंस की दृष्टि से किए गए अतिक्रमण इसमें शामिल होते हैं। जी स्वार्जबर्ग के अनुसार एक आतंकवादी जो उसके तात्कालिक लक्ष्य के संदर्भ में सर्वश्रेष्ठ तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। ये लक्ष्य भय पैदा करने के उद्देश्य शक्ति का प्रयोग करना और इस प्रकार अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना। तो ये कुछ परिभाषाएं ऊपर कराई हैं। अब आतंकवादियों की कार्यप्रणाली क्या है? आतंकवादियों की कार्यप्रणाली। आतंकवादी अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सामान्यतः निम्नलिखित प्रणालियों और तकनीकों को अपनाता है। विमानों का अपहरण कर सकता है, राजनयिक और प्रमुख हस्तियों का अपहरण कर सकता है, सार्वजनिक नेताओं की हत्या कर सकता है, तोड़फोड़ करना और बम आदि रखना। कभी कभी जब आतंकवादी ऐसा सोचते हैं तो दो समुदायों के बीच घटना का वातावरण खड़ा करके वे अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकेंगे। तब उनके द्वारा दूसरे समुदाय के निर्दोष साधारण जनों की व्यक्तिगत या सामूहिक हत्या का मार्ग अपनाया जाता है। 1946 में मुस्लिम लीग से जुड़े आतंकवादियों द्वारा भारत विभाजन की मांग मनवाने के लिए ऐसा किया गया था और 1982-96 के वर्षों में खालिस्तान की मांग से जुड़े कुछ सिख आतंकवादियों द्वारा इस प्रकार के घृणित आचरण को अपनाया गया। अब भारत में आतंकवादी गतिविधियां कहाँ पे क्या हुआ है वो एक थोड़ा सा समझ लेते हैं। आतंकवाद की दृष्टि से आज भारत की स्थिति जितनी कष्टप्रद और चिंताजनक वैसी स्थिति इसके पहले कभी नहीं थी। भारत में आतंकवाद की शुरुआत तो स्वतंत्रता की तुरंत बाद ही हो गई थी। आतंकवाद का उदय उत्तरी पूर्वी भारत, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर में हुआ। सर्वप्रथम आतंकवादी संगठन संभवतः आगामी जापू फिजो की नागा नेशनल काउंसिल थी। इस संगठन के माध्यम से नागा विद्रोहियों ने नागालैंड की भारत से पृथकता और संविधानता के लिए गुरिल्ला युद्ध शुरू किया। शीघ्र ही विश्वेश्वर सिंह की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी और लाल डेंगा की मिजो नेशनल फ्रंट की गतिविधियों के कारण आतंकवाद मणिपुर और मिजोरम में भी फैल गया।
लगभग 20 वर्षों की आतंकवादी गतिविधियों को कोई पता नहीं हुआ, लेकिन 7वें दशक में शहरी आतंकवाद तब उजागर जब PLA पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने महत्वपूर्ण ठिकानों और बस्तियों पर हमले किए। बाद में रास्ता मिजो नेशनल फ्रंट ने भी अपनाया। राजधानी एंजल पर कई बार हमले किए गए। इन आतंकवादियों द्वारा प्रमुख रूप से गुरिल्ला लड़ाई की पद्धति को अपनाया गया। इन आतंकवादियों को पड़ोसी देश चीन और म्यांमार से शस्त्र सामग्री, गुरिल्ला युद्ध का सैन्य प्रशिक्षण और कठिनाई के समय शरण की सुविधा प्राप्त होती रही। इस कारण भारत सरकार अपने समस्त प्रयत्नों के बावजूद इन आतंकवादियों पर आंशिक नियंत्रण स्थापित कर सकी। भारत सरकार द्वारा इन क्षेत्रों की जनता की कठिनाइयों को समझने और समझौता वार्ता के प्रयत्न भी किए गए। कठोरता और सद्भावना के इस दोहरे दृष्टिकोण के परिणाम स्वरूप स्थिति पर काफी कुछ सीमा तक नियंत्रण स्थापित किया जा सका। 1985 के मध्य में लालडेंगा के मिजोरम राष्ट्रीय मोर्चे के लगभग 600 कट्टर विद्रोही ने हथियारों सहित आत्मसमर्पण कर दिया और राजीव लालडेंगा समझौते के साथ ही मिजोरम में आतंकवाद की स्थिति लगभग समाप्त हो गई। अब पंजाब में आतंकवाद। भारत के आतंकवादी कार्यों का अधिक चिंताजनक और अधिक बदतर रूप सिख आतंकवाद के रूप में देखा गया। ये स्थिति 1983 से चली आ रही है। भिंडरावाले के संरक्षण में सिखों के उग्रवादी संगठनों ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट फेडरेशन और दशमेश रेजिडेंट तथा बब्बर खालसा के सदस्यों ने देश में आतंकवाद की लहर छेड़ दी। वे लोग मोटरसाइकिल पर सवार होकर हत्याएं करने, बम विस्फोट करने और विशेष संप्रदाय के निर्दोष लोगों की सामूहिक हत्या करने की और संलग्न हुए। हत्याओं के इस क्रम में निरंकारी बाबा, लाला जगत नारायण, रमेश चंद्र, पुलिस DIG अटवाल, हरबंस सिंह मनचंदा, प्रोफेसर तिवारी और भूतपूर्व जत्थेदार ज्ञानी प्रताप सिंह और 1989 में अकाली सांसद रजिंदर कौर सहित अनेक व्यक्तियों की हत्या कर दी गई। और 1984 में जब आतंकवादी गतिविधियां शीर्ष पर पहुंच गई तो भारत सरकार ने ऑपरेशन ब्लू स्टार, अभी पूछ लेते हैं कि पंजाब में आतंकवाद को खत्म करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चला गया था, तो ऑपरेशन ब्लू स्टार संगठित कर आतंकवादी केंद्र स्वर्ण मंदिर में सेना का प्रवेश कराया गया। इस कार्रवाई में बड़ी संख्या में सिख आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया और सेना ने पंजाब के ग्रामीण क्षेत्रों में आतंकवादियों की धरपकड़ के लिए कार्रवाई की। उस समय यह समझा गया कि सरकार ने सिख आतंकवाद की रीढ़ तोड़ दी, परंतु ये बात उस समय गलत साबित हुई और 30 अक्टूबर 1984 को सिख आतंकवाद से जुड़े हुए श्रीमती गांधी के ही 2 अंगरक्षकों ने श्रीमती गांधी की हत्या कर दी। श्रीमती गांधी का नाम ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद सिख आतंकवादी ग्रुपों की हत्या सूची में शामिल हो गया था। तो ये पंजाब की स्थिति है। अब है जम्मू कश्मीर में आतंकवाद। जम्मू कश्मीर में जो आतंकवाद है वो भी काफ़ी सक्रिय है और उसकी तो घटनाएं होती रहती हैं। संसद तक हमले हुए हैं उसके कारण। अप्रैल 2002 में गृह राज्य मंत्री CH विद्यासागर राव ने राज्यसभा के एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि भारत में लश्कर ए तोयबा जैसे मोहम्मद लिट्टे, हरकत उल मुजाहिदीन तथा सिमी समेत 31 प्रमुख उग्रवादी संगठन सक्रिय हैं। इनमें से कुछ ने पाकिस्तान अथवा पाक अधिकृत कश्मीर और अफगानिस्तान में अपने अड्डे बना रखे हैं। लिट्टे जैसे उग्रवादी संगठन श्रीलंका से अपनी गतिविधियां संचालित करते हैं। पूर्वोत्तर राज्यों के विद्रोहियों ने पड़ोसी देशों में अपने कैंप स्थापित कर लिए। उल्फा तथा नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड NDFB ने भूटान और बांग्लादेश में नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा NLFT और ऑल त्रिपुरा टाइगर्स फोर्स ने बांग्लादेश में तथा नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड और उसके सभी गुटों ने म्यांमार और बांग्लादेश में अपने कैंप स्थापित किए। तो ये संगठन है। अब आपसे ये पूछ लेता है कि भारत के प्रमुख संगठन कौन कौन से हैं, आतंकवादी संगठन और विद्रोही ग्रुप कौन से हैं। तो गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार देश में विभिन्न भागों में कुल मिलाकर 175 आतंकी समूह सक्रिय हैं। सर्वाधिक 39 आतंकी समूह मणिपुर में सक्रिय बताए गए हैं। जम्मू कश्मीर में अभी 9 आतंकवादी संगठन सक्रिय अर्थात जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तोयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, हरकत उल मुजाहिदीन, अल उम्मर मुजाहिदीन, जम्मू एंड कश्मीर इस्लामिक फ्रंट, अल बदर, जमायत उल मुजाहिदीन, दुखरत ए मिलान। इन्हें आतंकवाद निवारण अधिनियम 2002 के अंतर्गत आतंकवादी संगठन घोषित किया गया। ये गुट विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 2000
के अधीन प्रतिबंध बने हुए। पूर्वोत्तर के मुख्य विद्रोही ग्रुप। असम। असम में यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम उल्फा, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड। मणिपुर में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी, यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट, पीपुल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कोंगलीपाक, कोंगलीपाक कम्युनिस्ट पार्टी, कोंगलियोल कनबा ग्रुप। मणिपुर पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट, रिवोल्यूशनरी पीपुल्स फ्रंट। त्रिपुरा में ऑल त्रिपुरा टाइगर्स फोर्स, नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा। मेघालय में अचिक नेशनल वॉलंटियर काउंसिल, हनीवी ट्रेप नेशनल लिबरेशन काउंसिल। उपयुक्त सभी संगठनों को विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1967 के तहत विधि विरुद्ध संगम के रूप में घोषित किया गया है। इसके अतिरिक्त पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ मेघालय, दिमासा, हल, दोआगा, कुकी नेशनल आर्मी, जेली रिवोल्यूशन आर्मी जैसे बहुत से अन्य उग्रवादी संगठन पूर्वोत्तर में सक्रिय हैं। अब अलग अलग रूप में असम में आतंकवाद, नक्सलवादी आतंकवाद, तमिलनाडु में आतंकवाद, ये सब नक्सलवाद के रूप आपको दिखाई देते हैं। अब प्रश्न उठता है कि आतंकवाद के क्या कारण है, आतंकवाद के मूलभूत कारण क्या है। आज देश में आतंकवाद की जो गंभीर स्थिति है, वह स्थिति उन मूलभूत कारणों के संबंध में सोचने के लिए बाध्य करती है जिन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में आतंकवाद को जन्म दिया और उसे बनाए। आतंकवाद और आतंकवादी व्यवहार के अनेक कारक हैं: आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, कानूनी, न्यायिक और पुलिस तथा प्रशासनिक। आतंकवाद से मुक्ति, आतंकवाद को नियंत्रित कर पाना तभी संभव है जबकि न केवल सतही उपचार का प्रयत्न बल्कि आतंकवाद के लिए उत्तरदायी मूलभूत कारणों की विवेचना कर उन्हें दूर करने के प्रयत्न किए जाए। आतंकवाद के लिए उत्तरदायी कारणों की विवेचना अग्र प्रकार से की जा सकती है। शोषण और अन्याय की प्रवृत्तियां। कोई भी विवेकशील व्यक्ति किसी भी रूप में आतंकवाद और आतंकवादी तौर तरीकों किसी रूप में समर्थन नहीं कर सकता। अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।